चैप्टर्स 925, 926, 927, 928। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 925 ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस। तो सीन डू जगह चल रहा था। फिलहाल कीन बाइशेंग ने खुद को कुर्बान करके जो असिमुलेशन की हवाएं बनाई थी और फंग जियोगे, लिंग में और आओ जू को एक खतरनाक सिचुएशन में फंसा दिया था। इस सीन को साइड में रखते हैं और देखते हैं जियांग यू और बाकी इमॉर्टल्स को जो वहां से निकल रहे थे। वो बस निकलने ही वाले दर कि ही चेंग पर एक किलर मूव का वार हुआ और वो नीचे गिर गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन सब अपनी जान बचा कर भाग रहे थे। एक एक सेकंड कीमती था। ऐसे क्रूशियल मोमेंट पर जरा सी भी हिचकिचाहट का मतलब था मौत और जिंदगी का फैसला। इमॉर्टल्स ने उससे इग्नोर कर दिया और अपनी स्पीड हद तक बढ़ा दी। फेरी जियांग यू तो और भी बेदर्द निकली। उसने साफ साफ कह दिया कि उसी छोड़ दो, ही चेंग की जिंदगी या मौत से उन्हें कोई लेना देना नहीं। वो भागने के इतने करीब द आज़ादी बिल्कुल उनके सामने थी। हे चेंग पीछे रह गया था तो क्या वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स को रोकने के काम नहीं आ सकता था? लेकिन वो इमॉर्टल गू हाउस डार्क प्रिजन को कंट्रोल करता था। अगर ही चेंग मार गया तो हो सकता है कि वो सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स के हाथ लग जाए। यह जियांग यू और बाकियों के लिए थोड़ा अफसोसनाक था, लेकिन यह बस थोड़ा सा अफसोस था। इमॉर्टल गू हाउस से ज्यादा उन्हें अपनी जान प्यारी थी। ही तुम लोग खेलते रहो। दु तो चला। भागते हुए हुई फंगजी जोर से हंसा। इमॉर्टल किलर मूव, विंड एस्केप। उसकी स्पीड अचानक से बढ़ गई और कुछ ही सांसों में वो जियांग यू और बाकियों से बहुत आगे निकल गया। जियांग यू और बाकियों की गुस्से भरी नजरें देखकर हुई फंगजी और भी तेजी से उड़ने लगा। मेरा साथ दो, होंग ची मिंग चिल्लाया। आउटर एरिया में गू फॉर्मेशंस एक्टिवेट हो गए और उनसे तेज रोशनी निकलने लगी। 100 दिन की लड़ाई के बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स में थोड़ा कोऑर्डिनेशन आ गया था। कहां जा रहे हो? चेन जेनची और बू फेई यान आगे बढ़े और बाहर के गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके हुई फंगजी का पीछा करने और उसी रोकने लगे। हुई फंगजी को नॉर्दर्न प्लेन्स में सबसे तेज माना जाता था। वो हवा की तरह आता और जाता था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स को यह बात माननी पड़ी। अकेले चेन जेनची या बूफेई यान हुई फंगजी को नहीं रोक सकते थे, लेकिन अब वो काफी कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे थे। एक पाल के लिए चाहे हुई फंगजी ने कितनी भी कोशिश की, वो चेन और बू से पीछा नहीं छुड़ा पाया। उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो गई और वो भागने में फेल हो गया। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। जियांग यू और बाकियों को तसल्ली मिली और वो दूसरी दिशा में मुड़कर साइड से निकलने की कोशिश करने लगे। नीचे जा, ओल्ड लॉर्ड केन्यांग ने गुस्से में कहा और अपनी सिग्नेचर लाइफ चेसिंग फायर इस्तेमाल की। होंग ची मिंग ने भी एक और अटैक किया, जैसे जख्मी कुत्ते को और मारते हैं। हे चेंग का जिस्म आग में जल रहा था। वो दर्द से चीखता हुआ आसमान से नीचे गिरा। एक जोर की आवाज के साथ वो जमीन पर गिरा। उसने खून की उल्टी की और जमीन से अनगिनत बेलन यूजीआईएम जिन्होंने उसी कैस के बांध लिया। एक ही पाल में ही चेंग फंस गया, जबकि हुई फंगजी को रोका जा रहा था। होंग ची मिंग ने ही चेंग को छोड़ा और हेलैंगजी के पीछे लग गया। उसने अपना किलर मूव एक्टिवेट किया और हेलैंगजी पर बेरहमी से हमला कर दिया। हेलैंगजी को मजबूरन अपना ट्रांसफॉर्मेशन पाथ किलर मूव इस्तेमाल करना पड़ा और वो लाइटनिंग फ्लैश जायंट वुल्फ बनकर उसका सामना करने लगा। फेरी जियांग यू और मिस्टीरियस काले चोगे वाला गू इमॉर्टल ज्यादा दूर नहीं थे। उन्हें ओल्ड मैन टियन लॉन्ग और ओल्ड लॉर्ड केन्यांग ने रोक रखा था। उन्होंने फालतू की बातों में टाइम वेस्ट नहीं किया। चारों इमॉर्टल्स एक भयानक लड़ाई में उलझ गए। एक ही पाल में हवाएं तेज हो गईं और तूफानी धमाके होने लगे। चारों इमॉर्टल्स ने अपनी ताकत दिखाई। उन्होंने आसपास के इलाके को हिलाकर रख दिया। हवा के तेज झोंके पैदा हुए, पहाड़ और चट्टानें टूटकर बिखरने लगी। ओल्ड लॉर्ड केन्यांग एक मशहूर रैंक 7 गू इमॉर्टल था। जब डांग फैंग चैंग फैन ने मरने का नाटक किया था, तब उसने अकेले अनफिटेड स्कॉलर फैंग युआन और पी शुइहा से लड़ाई की थी। उसकी बैटल स्ट्रेंथ जबरदस्त थी। ओल्ड मैन टियन लॉन्ग की ताकत ओल्ड लॉर्ड केन्यांग जैसी ही थी। वो ब्लैक हेवन टेम्पल का सुप्रीम एल्डर था। यूजी ब्लैक हेवन टेम्पल ने यहां एक सीक्रेट मकसद से भेजा था, साउंड पाथ गू इमॉर्टल फंग जियोगे का मुकाबला करने के लिए। शैडो सेक्ट की तरफ देखे तो वो मिस्टीरियस काले चोगे वाला गू इमॉर्टल वाकई पावरफुल था, लेकिन फेरी जियांग यू कमजोर थी। 10 से ज्यादा राउंड्स की लड़ाई के बाद ओल्ड मैन टियन लॉन्ग और ओल्ड लॉर्ड केन्यांग का पलड़ा भारी हो गया। उन्हें हमला करने का एक अच्छा मौका मिल गया। इमॉर्टल किलर मूव, लाइफ चेसिंग फायर। अरे नहीं, फेरी जियांग यू चूक गई। वो बचना चाहती थी लेकिन बहुत देर हो चुकी थी।
पीछे हटो, मैं इससे संभलता हूं। आखिरी पाल में अस मिस्टीरियस काले चोगे वाले गु इमॉर्टल ने अपना तरीका इस्तेमाल किया, फेरी जेंगयू की जगह ले ली और लाइफ चेसिंग फायर को रोकने के लिए अपने जिस्म को आगे कर दिया। ओह, अजीब है। ओल्ड लॉर्ड केन्यांग थोड़ा हैरान हुआ। मिस्टीरियस काले चोगे वाले गु इमॉर्टल को लाइफ चेसिंग फायर ने हिट किया, लेकिन वो बिल्कुल ठीक था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चालबाज आदमी, अपना असली चेहरा दिखा। ओल्ड मैन टियनलोंग चिल्लाया। उसने अपने हाथ जोड़े और आसमान से ढेरों तलवारें बरसने लगी। मिस्टीरियस काले चोगे वाले गु इमॉर्टल ने उन्हें रोका, लेकिन इस बीच उसका चोगा फट गया और उसका असली रूप सबके सामने आ गया। ओल्ड लॉर्ड केन्यांग हक्का बक्का रह गया। तुम्हारे पास ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस फिजिक है। 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक, ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस। डर क्यों रहे हो, यह सिर्फ एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी है। ओल्ड मैन टियनलोंग बार बार गुर्राया। उसके हमले और भी तेज हो गए। मिस्टीरियस काले चोगे वाले गु इमॉर्टल की असली पहचान एक रैंक 7 इमॉर्टल ज़ॉम्बी की थी। दूसरे इमॉर्टल ज़ॉम्बी से अलग उसकी एक खास पहचान थी। उसके पास 10 एक्सट्रीम फिजिक्स में से एक, ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस, था, और वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन गया था। HMPH, जब तुमने पता लगा ही लिया है, तो अब इसे छुपाने का कोई मतलब नहीं। मिस्टीरियस काले चोगे वाले गु इमॉर्टल ने अपना काला चोगा फाड़ दिया और ओल्ड लॉर्ड केन्यांग पर झपटा। ओल्ड लॉर्ड केन्यांग एक फायर पाथ गु इमॉर्टल था। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस फिजिक उसकी काउंटर थी, इसलिए वो डिसएडवांटेज में था। ओल्ड मैन टियनलोंग मदद करना चाहता था, लेकिन फेरी जेंगयू ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे रोक लिया। जल्दी जाओ, फेरी जेंगयू चिल्लाई। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने गुस्से से गुर्राया। ओल्ड लॉर्ड केन्यांग को पीछे धकेल दिया और बिना पीछे देखे वो लुओपो घाटी से बाहर निकल गया और सफलता से भाग निकला। कहाँ जा रहे हो? ओल्ड लॉर्ड केन्यांग दहाड़ा। उसका पीछा करना चाहता था, लेकिन खून से लथपथ फेरी जेंगयू ने चमत्कारी ढंग से USEY रोक लिया। लगता है तुमने जीने की उम्मीद छोड़ दी है। क्या ये इमॉर्टल ज़ॉम्बी तुम्हारा आशिक है? क्या वो तुम्हारी कुर्बानी के लायक है? ओल्ड मैन टियनलोंग का चेहरा ठंडा पड़ गया। वो आसमान से नीचे उतरा और उसका हाथ फेरी जेंगयू की पीठ पर जोर से पड़ा। बूम! फेरी जेंगयू की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो खुद को बचा नहीं सकी। उसकी छाती टूट गई और एक बड़ा सा छेद हो गया, जिसके आर पार देखा जा सकता था। उसकी खूबसूरत ईद खोखली हो गई। उसकी पर्पल ड्रेस हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई तितली धीरे धीरे जमीन पर उतर रही हो। 10 सांस के बाद फेरी जेंगयू की लाश जमीन पर गिरी। उसकी हड्डियां और नसें टूट चुकी थी। उसका मांस कीमा बन गया था। फेरी जेंगयू मर गई। इस मोड़ पर शैडो सेक्ट के पास अब कोई चांस नहीं बचा था। ओल्ड लॉर्ड केन्यांग और ओल्ड मैन टियनलोंग अब फ्री द वो हे लैंगजी और हुई फंगजी से निपट सकते थे। होंग ची मिन का ध्यान हे चेंग को काबू में रखने पर था। कुछ देर बाद हे लैंगजी कान फाड़ देने वाली आवाज में चीखा। जिस विशाल भेड़िए में वो बदला था, वो 2 टुकड़ों में कट गया। उसकी लाश वापस इंसानी शरीर में बदल गई। खून बहने लगा और उसके अंदरूनी अंग फट गए। उसकी मौत बड़ी भयानक हुई। हे चेंग के पास कोई चारा नहीं बचा। उसने ना चाहते हुए भी इमॉर्टल गु हाउस डार्क प्रिजन को एक्टिवेट किया। बेशक इमॉर्टल गु हाउस पावरफुल था, लेकिन उसी चलने के लिए भारी मात्रा में इमॉर्टल एसेंस खर्च करना पड़ता था। 100 दिन की लड़ाई के बाद ही चेंग पहले ही कंगाल हो चुका था। उसके पास ज्यादा इमॉर्टल एसेंस नहीं बचा था। इमॉर्टल गु हाउस डार्क प्रिजन को एक्टिवेट करने के लिए इमॉर्टल एसेंस काफी नहीं था। उसकी पूरी ताकत का 1% से भी कम इस्तेमाल हो पा रहा था। होंग ची मिंग ने अपने गु फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसी फंसा लिया। 15 मिनट बाद हुई फंगजी भी हार गया। वो बेहद तेज और चालाक था, लेकिन 100 दिन की लड़ाई के बाद सब एक दूसरे की काबिलियत जानते थे। उसके पास कोई खास टेक्निक नहीं बची थी और सेंट्रल कॉन्टिनेंट गु इमॉर्टल्स का डिफेंसिव घेरा एकदम टाइट था, जैसे कोई ना टूटने वाला जाल। हुई फंगजी एक जाल में फंसी मछली की तरह था। भले ही उसने बहुत छटपटाया, लेकिन उसकी हार तय थी। मुझे मत मारो, मैं सरेंडर करता हूं। मौत से ठीक पहले हुई फंगजी ने पीले चेहरे के साथ हार मान ली। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गु इमॉर्टल्स ने एक दूसरे को देखा और अपनी खुशी जाहिर की। मौत सच में एक डरावनी चीज थी। एक समझदार इंसान हालात के आगे झुक जाता है। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गु इमॉर्टल्स समझ गए कि हुई फंगजी ने सरेंडर क्यों किया। कोई चालकी नहीं, अपना इमॉर्टल गु हमारे हवाले करो। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गु इमॉर्टल्स ने ढील नहीं दी। उन्होंने हुई फंगजी को कैस के घेर लिया। हुई फंगजी के पास अब कोई मौका नहीं बचा था। उसने गहरी सांस ली और अपना इमॉर्टल गु उनके हवाले कर दिया। बिना अपने इमॉर्टल गु के
वो बिना पंजों और दांतों के शेर जैसा था, उसके खतरे का लेवल गिर गया। जब तक वो पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ गया और उसकी जिंदगी और मौत उनकी मर्जी पर नहीं आ गई, तब तक सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स ने सुकून की सांस नहीं ली। अपना ध्यान केंद्रित करके उन्होंने इमॉर्टल गू हाउस डार्क प्रिजन से निपटना शुरू किया। हुई फंगजी के सरेंडर ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स को उम्मीद दी थी। 100 दिन की लड़ाई ने उनका बहुत सारा इमॉर्टल एसेंस खर्च कर दिया था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स को भारी नुकसान हुआ था, अनपढ़ प्रेशर बहुत ज्यादा था। हुई फंगजी को पकड़ने के बाद उन्हें जो इमॉर्टल गू माइल, वो उनके नुकसान की भरपाई के लिए काफी थे। अगर वो इमॉर्टल गू हाउस डार्क प्रिजन को भी हासिल कर लेते तो इससे उन्हें बहुत बड़ा फायदा होता। 7 मिनट बाद डार्क प्रिजन पर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल्स ने कब्जा कर लिया। लेकिन उम्मीद के विपरीत, ही चेंग कहाँ है? कितना डिसाइसिव है? उसने इस इमॉर्टल गू हाउस को फौरन छोड़ दिया और भाग गया। जब हम हुई फंगजी को पकड़ रहे थे, वो चुपके से जमीन के नीचे सुरंग खोद कर भाग गया। उसने सच में हमें धोखा दे दिया। HMPH, मौत से डरने वाला एक कायर, एक ऐसा इंसान जो बस किसी तरह जी रहा है, वो गौर करने लायक नहीं है। इस पॉइंट तक शैडो सेक्ट की भागने की कोशिश खत्म हो चुकी थी, लड़ाई खत्म हो गई थी और धूल बैठ चुकी थी। कीन बाइशेंग, फेरी जियंगयू कुर्बान हो गए, हे लैंगजी मर गया, हुई फंगजी ने सरेंडर कर दिया, ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी जरूरी इमॉर्टल गू के साथ भाग गया, और ही चेंग, जिसकी बैटल स्ट्रेंथ सबसे कम थी, उसने इमॉर्टल गू हाउस डार्क प्रिजन को छोड़ दिया और फरार हो गया। कुछ महीने पहले इन्हीं लोगों ने लंग या ब्लेस्ड लैंड पर जबरदस्त ताकत से हमला किया था। 100 से ज्यादा दिनों के बाद वो या तो मर चुके थे, जख्मी थे, सरेंडर कर चुके थे, या भाग गए थे। यहां तक कि पावरफुल कीन बाइशेंग भी लुओपो घाटी के अंदर कुर्बान हो गया। यह गू कल्टिवेशन दुनिया की क्रूरता को दर्शाता था। गू इमॉर्टल लेवल पर भी वो खतरे से आजाद नहीं थे, कोई भी आसानी से मर सकता था। 10 से ज्यादा दिनों के बाद अर्थ ट्रेंच में एक शख्स उभरा। अर्थ ट्रेंच नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस के कंट्रोल में था। डार्क फ्लो जायंट सिटी उसकी रक्षा करती थी। लेकिन यह मिस्टीरियस शख्स आसानी से अंदर बाहर आ जा सकता था, उसने किसी का शक नहीं खींचा। अर्थ ट्रेंच में घुसने के बाद वो मिस्टीरियस शख्स अर्थ ट्रेंच के रास्तों से वाकिफ था। वो तेजी से आगे बढ़ा, एक शॉर्टकट लिया और उसके गहरे हिस्से में पहुंच गया। कुछ दिनों के बाद उस मिस्टीरियस शख्स के सामने एक विशाल कब्रिस्तान दिखाई दिया। वह आखिरकार यहां पहुंच ही गया। मिस्टीरियस शख्स ने आखिरकार अपना चेहरा दिखाया। ये वही ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी था जो लुओपो घाटी से भागा था। तो पता चला, शैडो सेक्ट का बैकअप प्लान यहां छुपा हुआ था। उस वक्त जब सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ग्रुप ने लुओपियो घाटी पर हमला किया था, कीन बाइशेंग और जियांग यू ने यहां से निकल कर आने और अपने ट्रम्प कार्ड का इस्तेमाल करके लुओपो घाटी के संकट को हल करने का सोचा था। लेकिन यह ट्रम्प कार्ड बेहद जरूरी था। अगर इसे अचानक इस्तेमाल किया जाता तो यह शैडो सेक्ट के प्लान में गड़बड़ कर सकता था, इसलिए कीन बाइशेंग और बाकी लोग हिचकिचा रहे थे। जब तक उन्होंने इसे इस्तेमाल करने का फैसला किया, लड़ाई पहले ही बहुत तेज हो चुकी थी। उन्हें अब इसका मौका नहीं मिला। उन्होंने जबरदस्ती कोशिश की, लेकिन इस चक्कर में बेकार में हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को कुर्बान कर दिया। ए फ्लैट लुओपो घाटी पर सेंट्रल कॉन्टिनेंट के ग्रुप का कब्जा था। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी यहां बदला लेने के इरादे से नहीं आया था, ना ही शैडो सेक्ट के बैकअप प्लान को एक्टिवेट करने। वो खुद को छुपाना चाहता था और जरूरी इमॉर्टल गू को यहां सुरक्षित रखना चाहता था। यह इमॉर्टल गू शैडो सेक्ट के जरूरी प्लान से जुदा हुआ था, इसे खोया नहीं जा सकता था। इसके लिए कीन बाइशेंग और जियांग यू ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी। बस थोड़ा और वक्त, हमें बस थोड़ा और वक्त चाहिए था। ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को गुस्सा और उदासी महसूस हुई। वो इमॉर्टल गू को लेकर कब्रिस्तान के गहरे हिस्से में चला गया। यह इमॉर्टल ज़ॉम्बीज का कब्रिस्तान था। वो खुद एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था। एक सदस्य का भेष बदलना उसके लिए बहुत आसान था। लेकिन ठीक जब ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने सोचा कि उसकी मुसीबत खत्म हो गई है और वो सुरक्षित है, तब एक शख्स सामने आया। इंटरेस्टिंग, ये सोचा नहीं था कि मुझे यहां एक 10 एक्सट्रीम फिजिक वाला इमॉर्टल ज़ॉम्बी मिलेगा। उस शख्स ने ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को देखा, एक दिलचस्पी भरे अंदाज में उसी परखते हुए। उसकी रैंक 8 की ऑरा फैल रही थी। इस पल ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी को लगा जैसे वो एक बर्फीले कुएं में गिर गया हो। उसका दिल मायूसी से भर गया। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू, वो यहाँ क्या कर रहा है? चैप्टर 926 रिफाइनिंग स्टार थॉट इमॉर्टल गूहू इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड।
जमीन के नीचे की गुफा। ब्लड जी का जंगल अब 30,000 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा के एरिया में फैल चुका था। ब्लड जी जंगल के बीच में ब्लड लिंग जी गहरे लाल रंग की रोशनी से चमक रहा था, लेकिन इस वक्त विजडम की रोशनी ने उस पर कब्जा कर लिया था। इस वक्त फैंग युआन विजडम लाइट के आभा मंडल में नहाई हुआ ईल बैंड करके ध्यान में बैठा था। उसका चेहरा शांत था, वो एक मूर्ति जैसा लग रहा था, लेकिन उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। अनगिनत ख्याल बन रहे थे और मिट रहे थे, वो एक दूसरे से ऐसे टकरा रहे थे जैसे टूटते तारों की बारिश हो या किसी ज्वालामुखी का फटना हो। उसने करा। फैंग युआन का शरीर कांपा, उसने धीरे से अपनी ईंट खोली। उसके दिमाग में चल रहा विचारों का तूफान अब शांत हो गया था। उसने माथे पर बाल डाले, गहरी सोच में डूब गया। खून की दो धारें धीरे धीरे उसकी नाक से बहने लगी। इमॉर्टल ज़ॉम्बी के शरीर का खून हल्का हरा था, उसमें बिल्कुल गर्मी नहीं थी, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा था। फैंग युआन ने बेपरवाही से अपनी नाक साफ की और सोचा, लगता है मैंने जो नया गू फॉर्मेशन बनाया है उसमें अभी भी बहुत सी खामियां हैं। जब से वो विजडम पाथ का ग्रैंड मास्टर बना था, यूएसईवाई अनगिनत इंस्पिरेशंस माइल थे। विजडम गू को और बेहतर तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए, इसके लिए उसके पास कई नए आइडियाज थे। यह गू फॉर्मेशन उसने कुछ ही समय पहले बनाया था। कुछ समय पहले उसका विजडम पाथ अटेनमेंट लेवल कम था और वो सिर्फ विजडम की रोशनी का सीधा इस्तेमाल कर सकता था। ए फ्लैट इस गू फॉर्मेशन के साथ वो अपने विचारों के टकराने की स्पीड को तेज कर सकता था। बेशक ये उसके डिडक्शंस के असर को बढ़ा नहीं सकता था, लेकिन ये उसका बहुत सारा वक्त बचा सकता था। विजडम गू रैंक 9 का था, जबकि फैंग युआन बस एक रैंक 6 इमॉर्टल ज़ॉम्बी था। उसके लिए विजडम की रोशनी इस्तेमाल करना ही बहुत मुश्किल था। यह गू फॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रू माना जा सकता है। इसके अलावा ये गू फॉर्मेशन अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं था, इसे कई बार मॉडिफाई किया जा चुका था। पहले के कुछ वर्जन्स में हर तरह की कमियां थी। एक बार तो गू फॉर्मेशन फैंग युआन के शरीर के अंदर ही फट गया था। इस बार जब उसने इस्तेमाल किया, फैंग युआन को गू फॉर्मेशन के बैकलैश का सामना करना पड़ा और हल्की सी चोट आई। गू फॉर्मेशन में अभी भी सुधार की जरूरत है, लेकिन वो मेन पॉइंट नहीं है। असली मुश्किल प्रॉब्लम है स्टार थॉट इमॉर्टल गू के रेसिपी को मॉडिफाई करना। फैंग युआन ने और भी गहराई से सोचा। कुछ दिन पहले ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने फैंग युआन को रिक्रूट किया था। उसने इस मौके का फायदा उठाया और उससे स्टार थॉट इमॉर्टल गू को रिफाइन करने की रिक्वेस्ट की। दोनों तरफ से एग्रीमेंट हो गया। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस फैंग युआन को फंड करने में काफी जेनरस थी। उसने स्टार थॉट इमॉर्टल गू को रिफाइन करने के लिए सारा मटेरियल प्रोवाइड किया और बोदान को भेजकर यूएसईवाई डिलीवर करवाया। यह इमॉर्टल मटेरियल्स बहुत कीमती थे। ना सिर्फ वो महंगे थे, अगर फैंग युआन को उन्हें खुद जमा करना पड़ता तो उसी बहुत सारा वक्त लग जाता। सिर्फ ब्लेजिंग हेवन डीमनेस हाई, अपने रैंक 8 कल्टिवेशन लेवल, ज़ॉम्बी अलायंस स्टेटस और अपनी गहरी फाउंडेशंस का इस्तेमाल करके इतने कम समय में इन इमॉर्टल मटेरियल्स के 3 सेट जमा कर सकती थी। फैंग युआन पूरी तरह से तैयार था। उसने नेचुरली गू रिफाइन करना शुरू कर दिया, लेकिन उसने लगातार 3 बार कोशिश की और तीनों बार फेल हो गया। फैंग युआन फेल होने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड था। आखिरकार इस बार उसके पास रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन का सक्सेस डाउ मार्क नहीं था। वो सिर्फ अपने स्किल्स और किस्मत पर हाई डिपेंड कर सकता था। स्किल्स पर डिपेंड करना तो समझ आता है, लेकिन उसी किस्मत पर क्यों डिपेंड करना था? स्टार थॉट इमॉर्टल गू का एग्जाम्पल लें। रिफाइनमेंट प्रोसेस के दौरान एक स्टेप था जिसमें डू इमॉर्टल मटेरियल्स की जरूरत थी। उसी थोड़ी सी पेल फ्लेम वाइट बोन्स और थोड़े से ग्रीन बीटल वाटर लोटसेस चाहिए थे। पहला फायर पाथ इमॉर्टल मटेरियल था, दूसरा वाटर पाथ इमॉर्टल मटेरियल था। इस स्टेप में दोनों इमॉर्टल मटेरियल्स को एक हाई समय पर प्रोसेस करना होता था। पानी और आग को मिलाकर एक साफ लिक्विड बनाना था। लेकिन यह स्टेप बहुत मुश्किल था। पेल फ्लेम वाइट बोन पर फायर पाथ डाउ मार्क्स थे और ग्रीन बीटल वाटर लोटस पर वाटर पाथ डाउ मार्क्स थे। उन्हें प्रोसेस करके साफ लिक्विड बनाने के लिए फायर पाथ डाउ मार्क्स और वाटर पाथ डाउ मार्क्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। अगर वो बराबर ना भी हो तो फर्क बहुत मामूली सा होना चाहिए। यही एक तरीका था जिससे आग और पानी एक दूसरे को कैंसिल कर सकते थे। अगर एक साइड ज्यादा हुई अलाउड रेंज से बाहर तो लिक्विड बिल्कुल गंदा हो जाएगा। इस तरह का गंदा लिक्विड इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। लेकिन लिक्विड को ज्यादा देर तक स्टोर नहीं किया जा सकता था, उसी इस्तेमाल से ठीक पहले रिफाइन करना जरूरी था। फैंग युआन के पास लिक्विड की स्टेट को सील करने के लिए कोई टाइम पाथ इमॉर्टल गू नहीं था। इसलिए फैंग युआन को इमॉर्टल गू रिफाइन करते वक्त हाई लिक्विड बनाना पड़ता था।
और डाउ मार्क्स का ये फर्क इतना सूक्ष्म था। भले हाई फैंग युआन अपना पूरा ध्यान लगाता और अपने बेहतरीन तरीके इस्तेमाल करता, वो अन सब की जांच नहीं कर सकता था, वो सिर्फ अंदाजा लगा सकता था। फैंग युआन फायर पाथ या वाटर पाथ गु इमॉर्टल नहीं था, वो अपनी इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटीज की लिमिट्स तक पहुंच रहा था। इसलिए इमॉर्टल गु रेसिपी में साफ तौर पर ग्रीन बीटल वाटर लोटसेस की उम्र और पले फ्लेम वाइट बोन्स की मात्र लिखी हुई थी। लेकिन इसके बावजूद एक ही उम्र के ग्रीन बीटल वाटर लोटसेस में भी अलग अलग वाटर पाथ डाउ मार्क्स होते उनके एनवायरनमेंट के कारण। अगर पेल फ्लेम वाइट बोन्स डैमेज हो जाते तो अनपर डाउ मार्क्स भी कम हो जाते। फैंग युआन के मेटिकुलसली चेक करने के बाद सारे गु रिफाइनमेंट मटेरियल्स इमॉर्टल गु रेसिपी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते थे, लेकिन जब उन्हें प्रैक्टिस में इस्तेमाल किया गया तो फेलियर होना लाजमी था। साफ लिक्विड को रिफाइन करने के लिए उसमें किस्मत का भी हाथ था। पूरे इमॉर्टल गु रिफाइनमेंट प्रोसेस में पानी और आग के फ्यूजन जैसे कई एग्जाम्पल्स थे। एक या दो बार सफल होना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था हर बार सफल होना। इसलिए इमॉर्टल गु को रिफाइन करने का सक्सेस रेट बहुत ही कम था। कई गु इमॉर्टल एक इमॉर्टल गु रिफाइन करने के चक्कर में बिना सफलता के कंगाल हो जाते थे। इमॉर्टल गु इमॉर्टल को हर एस्पेक्ट में एक बड़ा बूस्ट देते थे। हेवनली ट्रिब्यूलेशंस और अर्थली कैलामिटीज के होने की वजह से गु इमॉर्टल्स में इमॉर्टल गु को लेकर और भी तेज इच्छा होती थी। लेकिन गु कल्टिवेशन के इतिहास में इमॉर्टल गु रिफाइनमेंट के फेल होने के अनगिनत किस्से इन दर्दनाक अनुभवों ने अनगिनत लोगों को भयानक हालत में डाल दिया। आजकल कई रैंक 6 गु इमॉर्टल्स के पास एक भी इमॉर्टल गु नहीं है। गु इमॉर्टल्स वाइल्ड इमॉर्टल गु को पकड़ने की कोशिश करना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो रिस्क लें और खुद इमॉर्टल गु रिफाइन करें। ऑफ कोर्स इसका एक और कारण था, गु इमॉर्टल्स के बीच रिफाइनमेंट पाथ अटेनमेंट लेवल्स अलग अलग थे। कई गु इमॉर्टल्स में खुद इमॉर्टल गु रिफाइन करने का कॉन्फिडेंस नहीं था। खासकर जब बात ऊंचे रैंक के इमॉर्टल गु की आती थी तो गु इमॉर्टल्स का कॉन्फिडेंस और भी कम हो जाता था। अतीत में यहां तक कि डू वेनरेबल्स, जायंट सुन और थीविंग हेवन को भी लॉन्ग हेयर एंसेस्टर से इमॉर्टल गु और इमॉर्टल गु हाउसेस रिफाइन करने में मदद मांगनी पड़ी थी। फैंग युआन इमॉर्टल गु के रेसिपी को इसी एस्पेक्ट में मॉडिफाई कर रहा था। जब वो विजडम पाथ ग्रैंड मास्टर बना तो उसका स्टार पाथ अटेनमेंट भी ग्रैंड मास्टर लेवल तक पहुंच गया। इससे यूएसईवाई स्टार थॉट के इमॉर्टल गु रेसिपी को मॉडिफाई करने की काबिलियत मिल गई। इस करंट डिडक्शन को मिलाकर उसने ओरिजिनल इमॉर्टल गु रेसिपी के कई एस्पेक्ट्स को पहले ही मॉडिफाई कर दिया था। वाटर और फायर फ्यूजन जैसे 11 प्रोसेस हटा दिए गए थे, उनकी जगह ज्यादा स्टेबल स्टेप्स डाले गए थे जिनका सक्सेस रेट ज्यादा था। टाइम के हिसाब से ब्लेजिंग हेवन डीमनेस मुझे चौथा सेट गु रिफाइनमेंट इमॉर्टल मटेरियल्स भेजने हाई वाली है। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की फंडिंग से फैंग युआन की फाइनेंशियल परेशानियां कम हो गई थी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस यूलू ब्लेस्ड लैंड पर हमला करना चाहती थी। वो फैंग युआन को स्टार थॉट इमॉर्टल गु रिफाइन करने देने में जेनरस थी। वो तब तक नहीं रुकने वाली थी जब तक वो सफल नहीं हो जाता। लेकिन उसी बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। अगर फैंग युआन फेलियर का बहाना बनाकर ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को धोखा देकर गु रिफाइनमेंट इमॉर्टल मटेरियल्स हासिल करना चाहता तो वो सफल नहीं होता। बेशक ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने फैंग युआन को फंड करने के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, सारे फंड किए गए इमॉर्टल मटेरियल्स फैंग युआन का यूज पाकर्स बन जाएंगे। चाहे वो इमॉर्टल गु रिफाइन करने में सफल हो या ना हो, उसी बाद में चुकाना पड़ेगा। जितना लंबा वो इसे खींचा उतना ज्यादा इंटरेस्ट ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को मिलेगा। अगर फैंग युआन इमॉर्टल गु रिफाइन करने में सफल हो जाता है लेकिन 100 साल में उसका पैसा नहीं लौटा पाता, तो ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को कंपनसेशन के तौर पर फैंग युआन से एक इमॉर्टल गु लेने की इजाजत होगी। अगर ये शर्त शार्क डेमन ने राखी होती तो फैंग युआन इसे नहीं मानता, वो अपने फायदे के अनुसार कोई शर्त पेश करता। लेकिन ये डिमांडिंग और दबदबे वाली ब्लेजिंग हेवन डीमनेस थी। फैंग युआन को भी जल्द से जल्द स्टार थॉट इमॉर्टल गु रिफाइन करना था, वो सिर्फ हाँ कर सकता था। इसलिए ब्लेजिंग हेवन डीमनेस की फंडिंग को धोखे से हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। फैंग युआन 3 बार फेल हुआ, सारा नुकसान उसी का था। वो पहले हाई ब्लेजिंग हेवन डीमनेस का बहुत बड़ा कर्जदार हो चुका था। फैंग युआन ब्लेजिंग हेवन डीमनेस के कुछ प्लान्स को साफ साफ समझ सकता था। भले हाई फैंग युआन अपना कर्ज ना चुका पाए, लेकिन उसने जो विजडम पाथ अटेनमेंट दिखाया था, ब्लेजिंग हेवन डीमनेस उसका इस्तेमाल कर सकती थी और फैंग युआन को अपने लिए काम करने पर मजबूर कर सकती थी। आखिरकार विजडम पाथ गु इमॉर्टल्स बहुत रेयर थे। फैंग युआन के लेवल के अटेनमेंट वाले लोग बेहद काम के सबऑर्डिनेट्स होते थे।
अगर फैंग युआन स्टार थॉट इमॉर्टल गू रिफाइन करने में सफल हो जाता तो ब्लेजिंग हेवन डीमनेस और भी खुश होती, क्योंकि इससे यूएसईवाई यूलू ब्लेस्ड लैंड पर कब्जा करने में मदद मिलती। नतीजा ये था कि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को इससे सिर्फ फायदा ही होता, चाहे कुछ भी हो। 3 बार फेल होने के बाद सारा प्रेशर फैंग युआन पर था। मेरी करंट सिचुएशन के हिसाब से मैं सिर्फ 7 बार रिफाइन करने की कोशिश कर सकता हूं। ए फ्लैट मेन 3 बार फेल हो चुका हूं, मेरे पास 4 चांसेस बचे हैं। गू रिफाइन करने के मामले में मैं अपनी लिमिट्स तक पहुंच चुका हूं। ए फ्लैट ये सिर्फ किस्मत के मामले में ही मेहनत कर सकता हूं। फैंग युआन ने इस पर सोचा। उसके पास कनेक्ट लक इमॉर्टल गू था, वो जबरदस्ती दूसरे लोगों की किस्मत से जुड़कर अपनी किस्मत बढ़ा सकता था। लेकिन इसमें एक कमी थी। भले हाई फैंग युआन के पास कनेक्ट लक था, उसके पास इसके साथ ब्रेक लक नहीं था। वो सिर्फ जोड़ सकता था, तोड़ नहीं सकता था। अगर उसकी लक कनेक्शन का टारगेट बदकिस्मत हो जाता तो फैंग युआन भी इसकी चपेट में आ जाता। इसलिए फैंग युआन ने पहले ही कुछ टारगेट्स चुन लिए थे। इन लोगों की किस्मत बहुत तगड़ी थी और वो लगातार बनी रहती थी और समय के साथ खत्म या खराब नहीं होती थी। लेकिन ऐसे लोग बहुत रेयर, पूरे 5 रीजन्स में अपनी पिछली जिंदगी को देखकर ऐसे बस कुछ हाईलॉग थे। फैंग युआन ने हिसाब लगाया, बचे हुए लोग अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। उनमें से सोंग यीशी ने पहले हाईली सियो याओ के पूर्वज को यूएस बेनाम आइलैंड पर मार दिया था, अब उसके पैदा होने का कोई चांस नहीं है। सबसे जल्द और सबसे आचा टारगेट सिर्फ फेरी ब्लैक मून हो सकती है। फेरी ब्लैक मून बहुत कमाल की थी। फैंग युआन की पिछली जिंदगी में वो स्पिरिट एफिनिटी हाउस की उस जनरेशन की फेरी थी। वो स्पिरिट एफिनिटी हाउस के सबसे बेहतरीन किरदारों में से एक थी। उसका स्टेटस मो याओ के जैसा था या शायद उससे भी ऊपर। ऐसा इसलिए था क्योंकि फैंग युआन की पिछली जिंदगी के 500 सालों में एक उथल पुथल का महान युग था। 5 रीजन्स में अनप्रेसिडेंटेड अराजकता थी। ड्रीम रेल्म्स के आने से अलग अलग फोर्सेस का बैलेंस टूट गया। एक नया गू कल्टिवेशन पाथ, ड्रीम पाथ पैदा हुआ। सब कुछ ग्रेट ड्रीम इमॉर्टल वेनरेबल के उभरने की तरफ इशारा कर रहा था। इस महान युग में हीरोज उभरे, विजेता सामने आए, काबिल लोग हर जगह, ड्रैगन्स और स्नेक्स हर तरफ घूम रहे थे, जबकि फेरी ब्लैक मून स्पिरिट एफिनिटी हाउस की प्रतिनिधि बनी रही, जो दास महान प्राची सेक्स में से एक था। उसके पास कमाल का टैलेंट था, ये निश्चित रूप से 5 रीजन्स में फर्स्ट रेट था। इसके अलावा फेरी ब्लैक मून ने सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स को इंपीरियल कोर्ट ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के लिए लीड किया। उसने बेहतरीन उपलब्धियां हासिल की और उसकी बैटल स्ट्रेंथ कमाल की थी, उसके तरीके भी गहरे थे। जब से फेरी ब्लैक मून उभरी थी, वो हर लड़ाई के साथ मजबूत होती गई, हर मुसीबत को मौके में बदल दिया। उसकी किस्मत बहुत तगड़ी थी। वो वाकई फैंग युआन के लक कनेक्शन के लिए एक आइडियल टारगेट थी। चैप्टर 927 फैंग युआन्स अपॉर्चुनिटी। चैप्टर 927 फैंग युआन्स अपॉर्चुनिटी। इनफॉर्चुनेटली फेरी ब्लैक मून हमेशा एक मस्क पहनती थी और उसकी स्टेटस मिस्टीरियस थी। मैं उसकी असली पहचान नहीं जानता। मेरी पिछली लाइफ में वो एक उगते सूरज की तरह थी, चमकदार और रोशन। उसके बारे में कोई बायोग्राफी नहीं थी। हो सकता है वो अभी भी स्पिरिट एफिनिटी हाउस में एक आम शिष्य हो, या शायद वो किसी गू इमॉर्टल की वंशज हो। शॉर्ट में मेरे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में मैं कुछ भी सर्च नहीं कर सकता। जब वो फेरी ब्लैक मून को नहीं ढूंढ सका तो उसी दूसरे कम दर्जे के टारगेट्स को देखना पड़ा। ये लोग भी काफी मशहूर किरदार थे, लेकिन उनकी किस्मत सिर्फ थोड़े टाइम के लिए ही अच्छी थी, ज्यादा लंबी नहीं चली। उनमें से कई लोगों की किस्मत में बड़े उतार चढ़ाव आते थे। कुछ तो अच्छी किस्मत के बाद बड़ी बदकिस्मती का शिकार हो जाते थे और इस प्रोसेस में मर जाते थे। अगर मैं अनपढ़ कनेक्ट लक इस्तेमाल करता हूं तो मेरी किस्मत शॉर्ट रन में बहुत तगड़ी हो जाएगी। मैं यकीनन स्टार थॉट इमॉर्टल गू को सफलता से रिफाइन कर लूंगा। लेकिन मेरे पास ब्रेक लक नहीं है, जब उनकी किस्मत खराब होगी तो मेरी भी होगी। ऐसे छोटे टेम्पररी फायदे के लिए लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स को कुर्बान करना, क्या ये सच में वर्थ इट है? फैंग युआन हिचकिचा रहा था। अगर उसके पास ब्रेक लक इमॉर्टल गू होता तो ये उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन क्या वो फ्यूचर में ब्रेक लक हासिल कर पाएगा, इसका फैंग युआन को कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। वो ऐसा इंसान नहीं था जो ऐसा काम करे जिसके आउटकम का उसी कोई आश्वासन ना हो। अपनी सफलता की उम्मीद को सिर्फ किस्मत पर छोड़ देना, फैंग युआन ऐसा नहीं करता। वो वाकई जुआ खेलने और रिस्क लेने को तैयार रहता था, लेकिन वो असल में बहुत सावधान और सतर्क भी था। अगर ऐसा ना होता तो वो इतना आगे नहीं पहुंच पाता।
कुछ दिन बाद ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने यूएसईवाई फिर से गू रिफाइन करने के लिए काफी इमॉर्टल मटेरियल्स भेजे दिए, लेकिन फैंग युआन का अब गू रिफाइन करने का मूड नहीं था। उसी अभी अभी कुछ हैरान करने वाली खबर मिली थी। कुछ समय पहले नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में ओल्ड एंसेस्टर जू हू GHUS गया था। वो अर्थ ट्रेंच के अंदर तक गया और चुपके से कई कीमती इमॉर्टल गू और इमॉर्टल मटेरियल्स लूट लिए। अगर ओल्ड एंसेस्टर जू हू पकड़ा ना जाता तो ज़ॉम्बी अलायंस इस मामले को जाने दे सकता था। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि एक जोरदार लड़ाई की वजह से ओल्ड एंसेस्टर जू हू का राज खुल गया और ज़ॉम्बी अलायंस को इस पर रिस्पॉन्स देना हाई पड़ा। ज़ॉम्बी अलायंस बहुत बड़ा था, वो 5 रीजन्स में फैला हुआ था। उसके इलाके में कोई ऐसे ही घुसकर लूटपाट कर ले, वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? अगर वो ऐसे गलत काम करने वालों को सजा ना देते तो ज़ॉम्बी अलायंस की रेपुटेशन को नुकसान पहुंचता, उनकी अथॉरिटी कमजोर हो जाती और कई फोर्सेस उन्हें कमजोर समझने लगती। फिर वो गू इमॉर्टल वर्ल्ड में कैसे टिके रहते और दूसरी फोर्सेस से कम्पीट करते? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इज्जत उसके फायदों का एक हिस्सा रिप्रेजेंट करती है। इसके अलावा अभी ओल्ड एंसेस्टर जू हू इमॉर्टल ज़ॉम्बी ग्रेवयार्ड में पाया गया था। इसने ज़ॉम्बी अलायंस के सारे इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को बहुत उकसाया, वो गुस्से से आग बबूला हो गए। इमॉर्टल ज़ॉम्बीज के शरीर में बहुत सारे डाव मार्क्स होते थे, वो बेहतरीन गू रिफाइनमेंट मटेरियल्स थे। लेकिन एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी का इमॉर्टल एपर्चर मुर्दा होता था, इसलिए वो अपने शरीर को बहुत अहम मानते थे, ये उनका आखिरी गौरव था। इसलिए इमॉर्टल ज़ॉम्बीज अपने शरीर को आम गू इमॉर्टल से ज्यादा अहमियत देते थे। इमॉर्टल ज़ॉम्बी ग्रेवयार्ड ज़ॉम्बी अलायंस में एक ऐसी जगह थी जिसे अपवित्र नहीं किया जा सकता था, लेकिन उनकी पवित्र जगह को ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने बर्बाद कर दिया था। क्या वो इसे नजरअंदाज कर सकते थे? ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने हद पार कर दी। यह ज़ॉम्बी अलायंस के बॉटम लाइन को वायलेट करता है। लगता है वो इमॉर्टल गू फॉर्चून राइवलिंग हेवन को रिफाइन करने के लिए रिस्क ले रहा है। वो सच में एक चोर बन गया और खुद इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज चुराने चला गया। फैंग युआन ने सोचा। उसने अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचा। 500 सालों में ये नहीं हुआ था। मेरी पिछली लाइफ में मा होंग ये जिंदा और ठीक ठाक था। ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने यूएसईवाई हासिल नहीं किया था, तो ऑफकोर्स वो इमॉर्टल गू फॉर्चून राइवलिंग हेवन को रिफाइन नहीं कर सकता था। ऐसा लगता है कि अब मेरे रीबर्थ की वजह से सब कुछ बदल रहा है। जैसे जैसे मेरा प्रभाव बढ़ रहा है, ओल्ड एंसेस्टर जू हू भी मेरे कारण इसमें फंस गया। ओल्ड एंसेस्टर जू हू की परेशानी फैंग युआन के लिए एक अच्छी बात थी। डार्क फ्लोर जायंट सिटी में यिन ल्यूगोंग, ड्रैगन कमांडर ये चा और हुआंग क्वानवेंग, यह टीम रैंक 7 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज पहरा दे रहे थे। वो ओल्ड एंसेस्टर जू हू का मुकाबला कैसे कर सकते थे? जब यह हुआ, वो सिर्फ उसी उड़ते हुए देखते रह गए। इस मामले को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। तीनों इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को ज़ॉम्बी अलायंस के हेडक्वार्टर से मदद मांगनी पड़ी। ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस गुस्से से आग बबूला हो गया। उन्होंने 3 रैंक 8 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज और उनके साथ 10 रैंक 7 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को ओल्ड एंसेस्टर जू हू को सजा देने और अपनी इज्जत बचाने के लिए भेजा। इन 3 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज में से एक ब्लेजिंग हेवन डीमनेस थी, उसका जाना जरूरी था। क्यों? क्योंकि ब्लेजिंग हेवन डीमनेस नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस ब्रांच की लीडर थी। यूजी डार्क फ्लोर जायंट सिटी की रक्षा करनी चाहिए थी। जब यह हुआ तो ईस्टर्न सी में मौजूद ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ी। जब नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस पर कोई आफत आई तो उसी वापस आकर अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। जैसे हाई ब्लेजिंग हेवन डीमनेस जाएगी, यूलू ब्लेस्ड लैंड को जीतने का मिशन वापस शार्क डेमन और सू बायमन के पास आ जाएगा। किस्मत बड़े अजीब तरीके से काम करती है। ये सच में लोगों को हैरान कर देती है और किसी की भी उम्मीद से परे चली जाती है। शुरू में शार्क डेमन और सू बायमन की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन ओल्ड एंसेस्टर जू हू की वजह से ज़ॉम्बी अलायंस को अपनी रेप्यूटेशन बचाने पर फोकस करना पड़ा। इसलिए ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को नॉर्दर्न प्लेन्स वापस जाना पड़ा और जो लोग बचे थे और यूलू ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने के लिए सबसे उपयुक्त थे, वो शार्क डेमन और सू बायमन थे। जब से ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने जबरदस्ती यूलू ब्लेस्ड लैंड का मिशन ले लिया था, शार्क डेमन और सू बायमन का वक्त खराब चल रहा था। सब उनसे ऐसे दूर भाग रहे थे जैसे वो कोई बीमारी हो। लेकिन अब सिचुएशन पलट गई थी। आखिरकार यूलू ब्लेस्ड लैंड में सिर्फ आखिरी राउंड बचा था। शार्क डेमन और सू बायमन जल्दी तरक्की करने वाले थे। इस हालात के बदलाव के साथ कई गू इमॉर्टल्स उनसे दोस्ती करने आ गए ताकि उनके रिश्तों में जो दरार पहले आ गई थी उसी भर सकें। शार्क डेमन और सू बायमन जिंदगी के अजीब मोड़ और पलटाव पर आ भर रहे थे। फैंग युआन को उनकी फीलिंग्स से कोई लेना देना नहीं था।
शार्क डेमन फैंग युआन से नाराज था क्योंकि वो इतनी जल्दी ब्लेजिंग हेवन डीमिनस की तरफ हो गया था। इस हमले में उसने ताई बाई यून शेन को भी इनवाइट नहीं किया। फैंग युआन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। यूलू ब्लेस्ड लैंड पर हमला करने से यूएसईवाई रिवॉर्ड्स का सिर्फ एक छोटा हिस्सा मिलेगा, ये स्टार थॉट इमॉर्टल गू रिफाइन करने से कहीं कम इंपॉर्टेंट था। और स्टार थॉट इमॉर्टल गू रिफाइन करना सिर्फ आइसिंग ऑन द केक था, नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में घुसने से कम इंपॉर्टेंट था। आखिरकार बहुत पहले से ही फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस के इनहेरिटेंस को हासिल करना चाहता था। वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी ग्रेट एक्सपर्ट का इनहेरिटेंस था जो फैंग युआन को उसके ज़ॉम्बी स्टेट से रिवाइव होने में बेहद मदद करता। उसकी पिछली लाइफ में नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस ने ये इनहेरिटेंस हासिल किया था और उनकी ताकत में भारी इजाफा हुआ था। एक समय के लिए तो वो ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस से भी आगे निकल गए थे। फैंग युआन ने इमॉर्टल ज़ॉम्बी शाह हुआन का भेस बदलने की कोशिश की ताकि वो अर्थ ट्रेंच में घुसकर यूएस इनहेरिटेंस को हासिल कर सके। अफसोस कि वो फेल हो गया। फंग ज्यूगे और बाकियों ने उसके प्लान्स पर पानी फेर दिया। कोई चारा न होने पर फैंग युआन को यूएसईवाई छोड़ना पड़ा। रास्ते में कई मोड़ आए। उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन में हिस्सा लिया, यूलू ब्लेस्ड लैंड पर हमला किया और यहां तक कि अपने इमॉर्टल ज़ॉम्बी शरीर से रिवाइव होने के 2-3 तरीके भी हासिल कर लिए। लेकिन उसका शुरुआती मकसद अभी भी पूरा नहीं हुआ था। ए फ्लैट उसके लिए नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस में घुसने का सबसे अच्छा मौका था। इससे पहले कि फैंग युआन कोई रिक्वेस्ट करता, ब्लेजिंग हेवन डीमिनस ने खुद फैंग युआन को उसके साथ नॉर्दर्न प्लेन्स वापस चलने के लिए कह दिया। लेटर में ब्लेजिंग हेवन डीमिनस का रवैया अभी भी पहले जैसा ही दबदबे वाला था और उसने जो कारण दिया वो भी वैलिड और लुभावना था। नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस ब्लेजिंग हेवन डीमिनस का बेस था। उसने वहां बहुत सारे इमॉर्टल मटेरियल्स रखे हुए थे। वो वहां फैंग युआन को स्टार थॉट इमॉर्टल गू रिफाइन करने के लिए और मौके दे सकती थी, या शायद यूएसईवाई फैंग युआन को ईस्टर्न सी में छोड़ने की चिंता थी। आखिरकार पांचों रीजन्स की रीजनल वॉल्स को पार करना मुश्किल था। जितना ज्यादा कल्टिवेशन लेवल उतनी ज्यादा मुश्किल कई गुना बढ़ जाती थी। 100 साल पहले ब्लेजिंग हेवन डीमिनस नॉर्दर्न प्लेन्स से ईस्टर्न सी आई थी। उसकी ज्यादातर दौलत खर्च हो गई थी और वो बुरी तरह जख्मी भी हो गई थी। 8 साल आराम करने के बाद ही वो ठीक हो पाई थी। ए फ्लैट ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू जैसे मजबूत दुश्मन का सामना करते हुए ब्लेजिंग हेवन डीमिनस को यकीन नहीं था कि इसे सुझाने में कितना वक्त लगेगा। फैंग युआन को अपने पास रखना ज्यादा आश्वस्त करने वाला था। साथ ही विजडम पाथ गू इमॉर्टल जिंग शियांगजी शायद ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू से निपटने में ब्लेजिंग हेवन डीमिनस की कुछ मदद कर सकता था। कुल मिलाकर वो मौका जिसे फैंग युआन बनाने की कोशिश कर रहा था और जिसका इंतजार कर रहा था, आ चुका था। ये सब ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू के पकड़े जाने की वजह से हुआ था। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू के लिए फैंग युआन को एक हल्का सा शुक्रिया का एहसास भी हुआ। कुछ दिन बाद नॉर्दर्न प्लेन्स लुओपो घाटी के सबसे गहरे हिस्से में माहौल तनावपूर्ण था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 5 गू इमॉर्टल्स गंभीर चेहरों के साथ इस आमसी जगह को देख रहे थे। लड़ाई खत्म होने के बाद शैडो सेक्ट से सिर्फ 2 लोग भाग पाए थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमॉर्टल्स जो नॉर्दर्न प्लेन्स में चुपके से आए थे और बहुत कॉन्फिडेंट थे, उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। अब सिर्फ 5 ही बचे थे। सोचना भी मुश्किल है कि एक थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का असली इनहेरिटेंस लुओपो घाटी के इतने अंदर छुपा हुआ था। वू फेई यान ने आ भरी। इन आखिरी कुछ दिनों में उन्होंने लुओपो घाटी पर कंट्रोल कर लिया था और सतर्क रहते हुए उन्होंने फांगज्यूगे, लिंगमी और आओजू को बचाने की हर कोशिश की। आखिर में उन्होंने थीविंग हेवन के असली इनहेरिटेंस के होने की पुष्टि की, लेकिन वो अंदर नहीं जा सके। ये बहुत दुख की बात है कि मेरे सेक्ट को थीविंग हेवन के असली इनहेरिटेंसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अंदर जाना बहुत मुश्किल है। हम कम से कम 2 से 3 साल तक अंदर नहीं जा सकते, होंग ची मिंग ने कहा। वो यहां 5 में से गू फॉर्मेशंस में सबसे माहिर था। ए फ्लैट जब एंशिएंट सोल सेक्ट का ओल्ड ओरेकल मार चुका था, इस सिचुएशन में बोलने के लिए होंग ची मिंग हाई सबसे उपयुक्त था। 3 साल तो दूर की बात, सेंट्रल कॉन्टिनेंट के इमॉर्टल्स 3 महीने भी इंतजार नहीं कर सकते थे। असल में इन आखिरी कुछ दिनों में लुओपो घाटी में रुकना बहुत रिस्की था। आखिरकार डूगू इमॉर्टल्स भाग गए थे। क्या पता वो दूसरे लोगों को ले आएं और फिर से हमला कर दें। असल में अगर हमें अंदर जाने का रास्ता पता भी हो तो शायद हम उन्हें बचा ना पाएं। आखिरकार यह थीविंग हेवन डेमन वेनरेबल का अरेंजमेंट है। लॉर्ड फंग ज्यूगे इतने पावरफुल हैं, फिर भी वो बिना किसी शोर शराबे के अंदर फंसे हुए हैं।
लगता है अंदर बहुत खतरा है, अगर हम अंदर गए तो शायद हम जिंदा ना बचें। कीन बाइशेंग ने फंग जियोगे को वहां फंसाने के लिए बड़ी सोची समझी प्लानिंग की थी। अगर हम जल्दबाजी में उसी बचाने गए तो शायद। सेंट्रल कॉन्टिनेंट गू इमोर्टल्स बोल रहे थे, उनकी बातों में गहरा मतलब था, उनकी नजरें अनिश्चित रूप से भटक रही थी। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राची सेक्ट्स सभी हेवनली कोर्ट के अंडर द, लेकिन वो शांति से नहीं रहते द, उनके बीच लगातार झगड़े होते रहते थे। अगर फंग जियोगे, जो 1000 सालों में एक बार आने वाला जीनियस है, यहां मर जाता, तो बाकी 9 सेक्ट्स सुकून की सांस लेते। जहां तक आओ जू और लिंग में की बात है, उनके पास इमोर्टल गू द, अगर वो यहां मर जाते तो हेवंस एनवी मैनर अपना सिग्नेचर किलर मूव पियरलेस क्रेसेंट मून स्लैश खो देता। यह हेवंस एनवी मनो जिसके पास गहरी फाउंडेशंस थी, उसके लिए भी कोई छोटा नुकसान नहीं था। दुश्मन जा चुका था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान प्राची सेक्स के बीच के पुराने अंदरूनी झगड़े आखिरकार इन 5 इमोर्टल्स में हल्के फुल्के दिखने लगे थे। हम नॉर्दर्न प्लेन्स में 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के गिरने के पीछे का सच जानने आए थे। भले ही हमने लुओपो घाटी पर कब्जा कर लिया है, लेकिन ओल्ड ओरेकल मार चुका है और फंग जियोगे फंसा हुआ है, हम अब बस यहीं रुक सकते हैं। सही कहा, इस युग के बाद हम सबको बहुत नुकसान हुआ है, हमें आराम करने और ठीक होने की जरूरत है। मेरी राय में हमें जो कुछ भी हुआ उसकी जानकारी और हमारी इन्वेस्टिगेशन के नतीजे अपने सेक्स को सौंप देने चाहिए, यही सबसे जरूरी चीज है। ये सही है, भूलना मत, हमने हुई फंगजी और इमोर्टल गू हाउस डार्क प्रिजन को पकड़ा है। ये सब हासिल की हुई चीजें बेहद कीमती हैं, हमें उन्हें ठीक से हैंडल करना होगा। बातचीत करते हुए सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 5 इमोर्टल्स ने अंदर ही अंदर मुस्कुराया। क्यों बचाएंगे वो फंग जियोगे को? उसी बचाएंगे ताकि वो उन्हें दबा सके, उसी बचाएंगे ताकि लूट के माल में हिस्सा ले सके। लेकिन वो राइचस पाथ पर उन्हें दिखावे के लिए काम करना था और दूसरों को अनपढ़ उंगली उठाने का मौका नहीं देना था। फ्लैट जब उन्होंने अपने लिए काफी बहाने बना लिए थे, 5 सेंट्रल कॉन्टिनेंट इमोर्टल्स एक बात पर सहमत जल्द से जल्द सेंट्रल कॉन्टिनेंट वापस लौटना। चैप्टर 928 लक पाथ बैकलैश रीजनल वॉल को पार करने के बाद ईस्टर्न सी का ग्रुप आखिरकार नॉर्दर्न प्लेन्स पहुंच गया। आखिरकार ये वापस आ गया। फैंग युआन ने आ भरी। उसने जिंग शियांगजी का भेष बनाया हुआ था। जैसे ही उसने घास के मैदान पर कदम रखा, उसकी ये आ सिर्फ एक एक्टिंग नहीं थी। उसके सामने ब्लेजिंग हेवन डिमिनस की एक में एक चमक थी जब उसने धीरे से कहा, हाँ, मैं आखिरकार वापस आ गई। वो फैंग युआन से भी ज्यादा भावुक थी। भले हाई फैंग युआन एक नॉर्दर्न प्लेन्स गू इमोर्टल था, वो सिर्फ नॉर्दर्न प्लेन्स में इमोर्टल बना था, वो सदर्न बॉर्डर में पैदा हुआ था। लेकिन ब्लेजिंग हेवन डिमिनस नॉर्दर्न प्लेन्स की पैदाइश थी। 100 सालों के बाद वो आखिरकार वापस आ गई थी। 5 रीजन्स की जमीन अलग अलग थी। ईस्टर्न सी में अनंत रहस्यमयी समुद्री इलाके नॉर्दर्न प्लेन्स ZYA डटार सपाट था और उसमें अनगिनत घास के मैदान, प्लेन्स और टीले थे। इस वक्त ब्लेजिंग हेवन डिमिनस ने एक बंजर घास के मैदान में कदम रखा था। पीली भूरी मिट्टी पर बस हल्की सी हरियाली थी। लेकिन ब्लेजिंग हेवन डिमिनस को अपने अंदर एक मजबूत अपनेपन का एहसास हो रहा था। फैंग युआन और ब्लेजिंग हेवन डिमिनस के अलावा बाकी गू इमोर्टल्स ने थोड़ा माथा सिकोड़ा। वो ईस्टर्न सी के गू इमोर्टल्स उन्हें नॉर्दर्न प्लेन्स के लिए अजीबियत और क्यूरियोसिटी महसूस हो रही थी। अपने वतन से दूसरे रीजन में जाने पर उन्हें अपने अंदर एक अलगाव का एहसास हो रहा था। उन्हें यूएस माहौल में अजनबी सा लग रहा था। उनमें से डू इमोर्टल ज़ॉम्बीज जिनकी औरत सबसे मजबूत थी, वो दोनों रैंक 8 के थे। ईस्टर्न सी से आए ये गू इमोर्टल्स लगभग सभी इमोर्टल ज़ॉम्बीज उनमें जिंदा गू इमोर्टल्स शायद ही कोई थे। फैंग युआन और ब्लेजिंग हेवन डिमिनस को मिलाकर कुल 3 रैंक 8s, 6 रैंक 7s और 4 रैंक 6s थे। वो एक पावरफुल ग्रुप उनकी ताकत उनकी संख्या में थी। ओल्ड एंसेस्टर जूहू के कारनामे ने वाकई ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस को गुस्सा दिला दिया था। उन्होंने सिर्फ बदला लेने के लिए नॉर्दर्न प्लेन्स में इतना बड़ा ग्रुप भेजा था। लेकिन सारे गू इमोर्टल्स अभी जख्मी थे। रैंक 6 गू इमोर्टल्स को हल्की चोटें आई थी। रैंक 7s की हालत ज्यादा खराब थी और उनकी हालत पैथेटिक थी, जबकि तीनों रैंक 8 गू इमोर्टल्स कमजोर थी और उनके शरीर डैमेज कुछ के हाथ नहीं तो कुछ के पैर। उनके जिस्म हवा में डोल रहे थे, जैसे किसी भी वक्त गिर पड़ेंगे। 5 रीजन्स के किनारों पर रीजनल वॉल्स थी। नॉर्दर्न प्लेन्स के चारों तरफ लिकरस रीजनल वॉल थी और ईस्टर्न सी के चारों तरफ ब्लू वाटर रीजनल वॉल थी। रीजनल वॉल्स के होने की वजह से 5 रीजन्स अलग थलग थे। इसके अलावा रीजनल वॉल्स मजबूत जीवों के लिए ज्यादा बड़ी रुकावट थी।
एक रैंक 8 गू इमॉर्टल के लिए रीजनल वॉल पार करने की मुश्किल एक रैंक 6 गू इमॉर्टल से अनगिनत गुना ज्यादा थी। ईस्टर्न सी के इमॉर्टल ज़ॉम्बीज को ईस्टर्न सी से नॉर्दर्न प्लेन्स जाना था। उन्हें 2 रीजनल वॉल्स पार करनी थी। तीनों रैंक 8 बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि 4 रैंक 7 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज रीजनल वॉल्स में ही मर गए। इसके विपरीत रैंक 6 गू इमॉर्टल्स को कम प्रेशर झेलना पड़ा। अन सब में फैंग युआन का सफर सबसे आसान था। उसका कल्टिवेशन लेवल सबसे कम था, रैंक 6 के नीचे, और साथ ही वो एक नॉर्दर्न प्लेन्स का गू इमॉर्टल भी था। जब वो ईस्टर्न सी से नॉर्दर्न प्लेन्स में दाखिल हुआ तो ईस्टर्न सी की रीजनल वॉल ने यूएससीवाई रिजेक्ट किया और बाहर धकेला, जबकि नॉर्दर्न प्लेन्स की रीजनल वॉल ने उसका स्वागत किया और अंदर खींचा। ठीक इसी लॉजिक से तीनों रैंक 8 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज में से ब्लेजिंग हेवन डीमनेस को सबसे कम चोटें आई थी। जैसे दूर से आए मुसाफिर घर लौट रहे हों, फैंग युआन और ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने नॉर्दर्न प्लेन्स का गर्माजोशी से स्वागत पाया। अगर ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस के हेडक्वार्टर्स में वो बड़ा सा गू फॉर्मेशन ना होता तो हमें कम से कम एक रैंक 8 इमॉर्टल ज़ॉम्बी और आधे रैंक 7 को कुर्बान करना पड़ता। फैंग युआन चुपचाप देख रहा था, साथ ही वो मनहाइमैन ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस की गहरी फाउंडेशंस की तारीफ कर रहा था। इससे पहले कि वो निकलते, ज़ॉम्बी अलायंस हेडक्वार्टर्स में दर्जनों इमॉर्टल ज़ॉम्बीज ने एक गू फॉर्मेशन एक्टिवेट किया, जिससे एक अर्थ टाइड पैदा हुई। कभी कभी ईस्टर्न सी में एक अर्थ टाइड उठती थी। समुद्र की गहराइयों से जमीन की शक्ति को खींचकर एक विशाल शक्ति समुद्री पानी को हिलाती और एक अर्थ टाइड बनाती। एक अर्थ टाइड बेहद पावरफुल थी, वो आसानी से बड़ी बड़ी सुनामियां ला सकती थी। जब एक अर्थ टाइड रीजनल वॉल से टकराती तो रीजनल वॉल पतली हो जाती, इसलिए हर साल अर्थ टाइड्स के दौरान दूसरे रीजन से कई गू इमॉर्टल्स ईस्टर्न सी में आते थे। जब फैंग युआन और बाकी लोग निकले, अर्थ टाइड्स पहले ही खत्म हो चुकी थी। सोचना भी मुश्किल था कि ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस के हेडक्वार्टर्स में एक आर्टिफिशियल अर्थ टाइड बनाने का तरीका था, जिससे थोड़े समय के लिए ईस्टर्न सी रीजनल वॉल का एक हिस्सा कमजोर हो जाता था। अगर ऐसा ना होता तो फैंग युआन और बाकियों को और भी ज्यादा चोटें आती। ए फ्लैट, हम क्या करें? थोड़ी देर आराम करने के बाद एक रैंक 8 इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने चुप्पी तोड़ी। बाकी गू इमॉर्टल्स की नजरें ब्लेजिंग हेवन डीमनेस पर टिकी हुई थी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस की लीडर थी। तीनों रैंक 8 इमॉर्टल ज़ॉम्बीज में से वो बैटल स्ट्रेंथ के मामले में सबसे मजबूत थी, इसलिए इस मिशन में ग्रुप को प्राइमरीली वही डायरेक्ट कर रही थी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस ने हिचकिचाया नहीं, वो मुस्कुराए। एक भरोसेमंद सोर्स के मुताबिक ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू पहले हाई स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड लौट चुका है। हमें वहां जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें आराम करना चाहिए और ठीक होना चाहिए, अपनी बैटल स्ट्रेंथ को रिकवर करना चाहिए, यही सबसे अच्छा प्लान है। इमॉर्टल ज़ॉम्बीज ने हाँ में सर हिलाया, किसी ने ऐतराज नहीं किया। वो अभी अभी रीजनल वॉल्स पार करके आए थे, उनकी बैटल स्ट्रेंथ अपने सबसे नीचले स्टार पर थी, उन्हें अब ठीक होने की जरूरत थी। ब्लेजिंग हेवन डीमनेस डार्क फ्लोर जायंट सिटी भी वापस नहीं गई, उसने एक छुपी हुई और सुनसान जगह चुनी। ईस्टर्न सी के गू इमॉर्टल्स छुप गए और आराम करने लगे। ये वही तरीका था जो सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गू इमॉर्टल्स ने आने पर अपनाया था। कोई और चारा नहीं था, रीजनल वॉल्स पार करने की कीमत बहुत ज्यादा थी। स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड में बर्फ गिर रही थी। 3 मुख्य चोटियां अनगिनत शाखा चोटियों के साथ स्थित थी, जैसे कोई विशाल बर्फ का दानव सीधा खड़ा हो। उनमें से पहली मुख्य चोटी ऊंची और बड़ी थी, यह ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू का निवास था। इस वक्त पहली मुख्य चोटी के एक कमरे में एक बड़ा गू फॉर्मेशन सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। गू फॉर्मेशन के बाहर एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। वो ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू था, लेकिन इस वक्त गू फॉर्मेशन को वो कंट्रोल नहीं कर रहा था, बल्कि एक फीमेल इमॉर्टल कर रही थी। यह फीमेल इमॉर्टल अपनी 20 साल के अंत में लग रही थी। उसकी खूबसूरत चेहरा और शालीन व्यवहार था। यह स्नोई माउंटेन की दूसरी लीडर थी, लेडी वैनशो। लेडी वैनशो ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू की पत्नी थी। वो ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू से काफी जवान दिखती थी, लेकिन असल में वो उनसे काफी बड़ी थी। लेडी वैनशो को एक बार एक सौभाग्य मिला था और यूएससीवाई गू इमॉर्टल वैंगजियो का इनहेरिटेंस मिला था। ना सिर्फ उसी कुछ लाइफ स्पैन गुमाइल, बल्कि उसी उम्र बढ़ाने के कई तरीके भी मिले। ये उम्र बढ़ाने के तरीके लाइफ स्पैन गू के मुकबल कमियां रखते थे, लेकिन लाइफ स्पैन गू ढूंढना बेहद मुश्किल था। लेडी वैनशो के उम्र बढ़ाने के तरीके दूसरे गू इमॉर्टल्स के बीच बहुत लोकप्रिय थे। लेडी वैनशो के शुरुआती दिनों में कई गू इमॉर्टल्स उसके पास आए, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए भारी कीमत चुकाई। समय के साथ लेडी वैनशो ने ज्यादा से ज्यादा गू इमॉर्टल्स की मदद की। उसने 1000 साल से ज्यादा की उम्र बढ़ाई थी।
ना सिर्फ यूएसईवाई अनगिनत कल्टिवेशन रिसोर्सेज माइल, उसकी ताकत भी तेजी से बढ़ी। उसने एक मजबूत नेटवर्क बनाया और बहुत लोकप्रिय थी। कई गू इमॉर्टल्स को उसकी सेवाओं की जरूरत थी। वो नेचुरली यूएसईवाई नाराज करने की हिम्मत नहीं करते थे। उन्होंने उसी बढ़ावा दिया और उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लेडी वानशू सिर्फ उम्र बढ़ाने में ही माहिर नहीं थी, वो रिफाइनमेंट पाथ की क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर भी थी। वो नॉर्दर्न प्लेन्स के गू इमॉर्टल वर्ल्ड में 4 रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट्स में से एक के रूप में जानी जाती थी। क्वाजी ग्रेट ग्रैंड मास्टर, वो ग्रेट ग्रैंड मास्टर लेवल से बस एक कदम दूर थी। रिफाइनमेंट पाथ के मामले में फैंग युआन बिल्कुल भी लेडी वानशो से मुकाबला नहीं कर सकता था। जहां तक ओल्ड एंसेस्टर जू हू की बात है, वो आइस और स्नो पथ का एक्सपर्ट था। वो भी रिफाइनमेंट पाथ में कमजोर था। इसलिए जब भी ओल्ड एंसेस्टर जू हू को गू रिफाइन करना होता, वो लेडी वानशो से कहता था। लेकिन अब लेडी वानशो इस रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन का इस्तेमाल गू रिफाइन करने के लिए नहीं, बल्कि एक इमॉर्टल मटेरियल को साफ करने के लिए कर रही थी। यह इमॉर्टल मटेरियल ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने अर्थ रेंज की गहराइयों से ज़ॉम्बी अलायंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी ग्रेवयार्ड के सबसे गहरे हिस्से से खोदा था। यह हथेली के आकार का था और पर्पल सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। यह एक पत्थर जैसा था। रिफाइनमेंट पाथ गू फॉर्मेशन तेजी से चमका और जोर से गड़गड़ाने की आवाजें आयम। थोड़ी देर बाद गू फॉर्मेशन शांत हो गया और रोशनी भी गायब हो गई। वो रहस्यमयी पर्पल सुनहरा पत्थर जो अब पूरी तरह से लाल हो चुका था, तेजी से ठंडा हुआ और अपनी पहली वाली हालत में वापस आ गया। ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने लेडी वानशो को एक उम्मीद भरी निगाह से देखा। वो बिना कुछ कहे उससे पूछ रहा था। लेडी वानशो ने थोड़ा माथा सिकोड़ा और ना में सर हिलाया। तुम भी नहीं बता सकती कि यह अजीब पर्पल गोल्ड रॉक क्या है? ओल्ड एंसेस्टर जू हू हैरान था। यह इमॉर्टल मटेरियल वाकई अद्भुत है। मैंने अपने गू फॉर्मेशन को उसकी लिमिट्स तक इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन मैं इसे रिफाइन नहीं कर सकी। ये पहली बार है जब मैंने ऐसी सिचुएशन देखी है। मुझे इस पर ध्यान से रिसर्च करना होगा। ये कहने के बाद लेडी वानशो ने बात बदली। प्रिया, तुम बहुत लापरवाह थे। अगर तुम इमॉर्टल ज़ॉम्बीज चुराते हुए पकड़े ना जाते तो ठीक था, लेकिन अब जब तुमने ज़ॉम्बी अलायंस की हद पार कर दी है, तो वो बदला लेने जरूर आएंगे। तुम्हें सतर्क रहना होगा। ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने सर हिलाया। उसने गंभीरता से कहा, इस बार मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। मेरा ओरिजिनल प्लान आसानी से चल रहा था। मैंने लगभग पूरा इमॉर्टल ज़ॉम्बी ग्रेवयार्ड लूट हाई लिया था, लेकिन अचानक एक ब्लेजिंग ग्लोरी लाइटनिंग ब्रिलियंस इमॉर्टल ज़ॉम्बी सामने आ गया। यह फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू को रिफाइन करने के लिए एक बेहतरीन इमॉर्टल मटेरियल है। मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उसी पकड़ने की कोशिश की। सोचा नहीं था कि उसने ग्रेवयार्ड में पहले से हाई एक गू फॉर्मेशन लगा रखा होगा। मैं लापरवाह हो गया और लड़ाई की आवाज को छिपा नहीं सका, इसलिए नॉर्दर्न प्लेन्स ज़ॉम्बी अलायंस को पता चल गया। ओ, ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने गहरी सांस ली। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं, तो ये शायद फॉर्चून राइवलिंग हेवन इमॉर्टल की वजह से हुआ था। लेडी वानशो ने गंभीर लहजे में कहा, फॉर्चून राइवलिंग हेवन इमॉर्टल गू रैंक 8 का है। इससे प्रभावित होना लाजमी है। यह जायंट सन इमॉर्टल वेनरेबल का कोर इमॉर्टल गू है। जब मैं हाल ही में गू रिफाइन कर रही थी, तब मैं भी बहुत बार फेल हो रही थी। ये शायद फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू का असर है। लेकिन प्रिया, अभी तुमने काफी सारी इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज हासिल की हैं। इमॉर्टल मटेरियल जमा करने की स्पीड काफी बढ़ गई है। जब तक हम फॉर्चून राइवलिंग हेवन इमॉर्टल गू को रिफाइन कर सकते हैं, ये सब इसके लायक होगा। जब से ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने माहोंगियो को खरीदा था, वो उसी मुख्य मटेरियल के रूप में इस्तेमाल करके रैंक 8 फॉर्चून राइवलिंग हेवन इमॉर्टल गू को रिफाइन कर रहा था। ये मामला माहोंगियो के लिए फायदेमंद नहीं था, इसलिए ओल्ड एंसेस्टर जू हू और लेडी वानशो को फॉर्चून राइवलिंग हेवन इमॉर्टल गू के बैकलैश का सामना करना पड़ रहा था। सिर्फ वो ही नहीं, स्नोई माउंटेन ब्लेस्ड लैंड के कई गू इमॉर्टल्स जिन्होंने ओल्ड एंसेस्टर जू हू के आदेश पर इमॉर्टल मटेरियल्स जमा किए थे, उन्हें लगातार बदकिस्मती का सामना करना पड़ रहा था और उनके साथ कई हादसे हो रहे थे। असल में पहले भी ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने लकपात से बैकलैश का अनुभव किया था। ये तब की बात है जब फेरी लीशन ने अभी अभी मिनिस्क्यूल माउंटेन हासिल किया था। इसने याओ हुआंग और हेवनली लॉर्ड बाइजू के हमले को आकर्षित किया, लेकिन उन दोनों से अकेले लड़ते हुए ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लकपात बिल्कुल भी अजय नहीं था। ओल्ड एंसेस्टर जू हू ने अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके लकपात के बैकलैश का विरोध किया। अभी ये लगभग तय था कि वो इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडीज चुरा लेगा, लेकिन लकपत के बैकलैश की वजह से वो लापरवाह हो गया और मामला बढ़ गया।
फॉर्चून राइवलिंग हेवन गू को रिफाइन करने में हमें जितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, उतना ही हमें इस इमॉर्टल गू की ताकत का एहसास हो रहा है, और उतना ही मेरा इरादा इसे रिफाइन करने का पक्का हो रहा है। फिक्र मत करो, मैंने डार्क फ्लो जायंट सिटी पर कड़ी नजर रखी हुई है। अगर कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। जो भी यहां आएगा हम उसका मुकाबला करेंगे। मैं देखना चाहता हूं कि ज़ॉम्बी अलायंस सच में इस मामले में इतना इन्वेस्ट कर भी सकता है या नहीं। ओल्ड एंसेस्टर ज़ूहू हंसा। उसने एक डिमोनिक पद के ओवरलॉर्ड का दबदबा और जुनून दिखाया। चैप्टर एंड।